नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात फिर से डूंगरपुर उपद्रव की, क्योंकि अभी ये उपद्रव शांत नहीं हुआ है। मामले में अपडेट आपको दे देते हैं। पूरे इलाके में अब इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। प्रशासन ने इंटरनेट बंद कर दिया है पूरी तरह से। भुआली पेट्रोल पंप पर भी तोड़फोड़ इन उपद्रवियों ने की है और प्रशासन ने इसके बाद फैसला लिया कि ये लोग समझने को तैयार नहीं है। बेकाबू ये भीड़ होती जा रही है, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है, इसलिए ये भीड़ भी मनचाही मनमानी हरकत कर रही है। और अब प्रशासन ने इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। इंटरनेट सेवा बंद हुई तो इसकी परेशानी से आम लोग जो वहां पर दूसरे लोग रहते हैं उनको परेशानी भले ही झेलनी पड़े, लेकिन इन उपद्रवियों को इससे कोई परवाह नहीं, कोई वास्ता नहीं। इस बीच मुख्यमंत्री इस प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करेंगे। उपद्रवियों की तरफ से आए प्रतिनिधिमंडल से शाम 5 बजे बातचीत मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री की नजर हर एक हरकत पर इन उपद्रवियों की, और कलेक्टर से भी उन्होंने फीडबैक लिया। आवश्यक दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट दे रहे हैं और दिशा निर्देश जिम्मेदार लोगों को दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। 5 बजे मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे। ये 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर डूंगरपुर की, ये चारों तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपको झटका भी लग सकता है, इसलिए कमजोर दिल वाले इन तस्वीरों को ना देखें। आप ये तस्वीरें देखकर हैरान हो जाएंगे, सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये वही लोग हैं जिनके साथ हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये वही लोग हैं जो हमारे प्रदेश का ही हिस्सा हैं, हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। लेकिन आज ये लोग किसी की सुनने को तैयार नहीं हैं। एक स्वार्थ के कारण ये सूबे में आग लगा देना चाहते हैं। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इन्होंने कई पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया। अब मुख्यमंत्री 5 बजे इनसे मुलाकात करेंगे। सही है क्या, क्योंकि वो हाईवे पे आ जाते हैं, फिर उनको खदेड़ते हैं, वापस डूंगर पे चढ़ जाते हैं, डूंगर उतरते हैं, फिर वापस चढ़ जाते हैं। करीब लगभग 10-12 गाड़ियाँ जलाई। अभी क्या स्थिति से? अभी तो ठीक है, वैसे हालात तो सामान्य ही है, लेकिन फिर भी ये कभी नीचे उतर जाते हैं। आगजनी और तोड़फोड़ की है। 2 से 3 होटलों में तोड़फोड़ की है। एक पेट्रोल पंप को जलाने की कोशिश की है। वहीं 4 से 5 ट्रक और एसपी की गाड़ी सहित करीब 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां जला दी हैं। 2 दर्जन से ज़्यादा दुपहिया वाहन जला दिए हैं। इस पूरे मामले को हम आपको समझाते हैं कि टीएसपी एरिया जो आदिवासी क्षेत्र है, इसमें 2018 में शिक्षक भर्ती के लिए 5431 पदों की नियुक्ति निकली थी। आदिवासी क्षेत्र की टीएसपी एरिया की जो आरक्षण व्यवस्था है उसके अनुसार 45% पद जो है वो एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने थे, 5% पद जो है वो एससी वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाने थे, और बचे हुए जो 50% पद हैं वो सभी वर्गों से यानी कि ओपन कैटेगरी के हिसाब से रखे गए थे। उस परीक्षा में एसटी वर्ग के 45% जो पद हैं उनके जो अभ्यर्थी हैं उनसे जो पास हुए थे उनसे भर दिए गए थे, और जो 50% ओपन कैटेगरी है उसमें 2721 पद थे, उसमें से 1761 पद रिक्त रह गए थे। अब एसटी वर्ग के जो अभ्यर्थियों की मांग है कि जो ओपन कैटेगरी के जिन पर सभी वर्गों का अधिकार है उसमें रिक्त रहे पदों को जो 1167 जो पद है उनको एसटी वर्ग के जो बचे हुए अभ्यर्थी उनसे भर दिया जाए। इस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा था और पिछले 2 दिनों से प्रदर्शन जो है वो उग्र हो गया है। प्रशासन और पुलिस की ओर से अभी तक किसी प्रकार का सख्त कदम उठाया नहीं गया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार धुएं के उबाल जो उठ रहे हैं, किस प्रकार अभ्यर्थियों ने जो है वो आगजनी की है, तोड़फोड़ की है, और पुलिस भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि कैसे आगे बढ़े। जो हाईवे पर जो उत्पात मचाया जा रहा है, जो तांडव मचाया जा रहा है, वो किसी भी सूरत में इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। डूंगरपुर से जयेश पवार। और अब ये उपद्रवी खैरवाड़ा की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस को 1 किलोमीटर और पीछे खदेड़ दिया इन उपद्रवियों ने, इन दंगाइयों ने, और पुलिस ने इन पर फायरिंग भी की। उपद्रवियों पर रबर बुलेट और टीयर गैस से इन पर फायर पुलिस की तरफ से किए जा रहे हैं, ताकि किसी तरह की जान माल की हानि ना हो। इसलिए पुलिस रबर गोली का उपयोग कर रही है और टीयर गैस का उपयोग कर रही है। रबर बुलेट इन पर चलाई जा रही है ताकि इन उपद्रवियों को
किसी तरह की कोई क्षति ना पहुंचे। जयेश पवार मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार सुबह से जुड़े हुए हैं और तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। खैरवाड़ा की ओर अभी उपद्रवी बढ़ रहे हैं। जयेश, किस तरफ ये रास्ता पड़ता है, क्या चाहते हैं, क्या मंशा है इनकी? लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस टीम को पीछे खदेड़ रहे हैं ये लोग। मैं बताना चाहूंगा, कल से ये जो डूंगरपुर की जो पुलिस का जाब्ता है डूंगरपुर का, जो बाहर से बुलाया गया है, ये डूंगरपुर जिले की सीमा में मोतली मोड़ पर एक पुल है, उस पुल पर अपना अड्डा बनाए बैठा था। लेकिन अभी उपद्रवी लगातार जो है वो अपना दायरा बढ़ाते जा रहे हैं। उपद्रवियों ने अब उदयपुर जिले की खेरवाड़ा सीमा में घुस गए हैं और लगभग 1 किलोमीटर तक उदयपुर की जिले की सीमा में घुसा है और लगातार पत्थरबाजी कर रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे उपद्रवी आगे आ रहे हैं वैसे वैसे पुलिस पीछे आ रही है और इस तरह से बिल्कुल पुलिस जो है नाकाम साबित हो रही है। अभी हाल ही में उदयपुर आईजी और उदयपुर एसपी भी यहाँ पर मौके पर आए हैं और अभी जस्ट ये सूचना मिली है कि आईजी के निर्देशन में जो है जाब्ता वापस उनको जो उपद्रवी है उनको पीछे खदेड़ रहा है। पुल पर वापस पुलिस कब्जा करने का प्रयास कर रही है और उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए रबर बुलेट और जो है टीयर गैस फायर की जा रही है। देखिए जयेश, ये हम सभी जानते हैं कि भीड़ में जो लोग होते हैं ना और जो इस तरह की हरकतें करते हैं वो कमजोर होते हैं, कायर होते हैं, बुज़दिल होते हैं, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है और तभी वो भीड़ का चेहरा बनकर भीड़ में शामिल होकर इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं। लेकिन इन्हें समझना होगा जयेश कि हमारा शासन प्रशासन, हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं है। वो जब चाहे जिसके चाहे खाल में भूसा भरकर चौराहे पर खड़ा कर सकती है। समझना होगा इन्हें। लेकिन शासन प्रशासन इन्हें अपना परिवार समझता है, हम लोग इन्हें अपना परिवार का सदस्य समझते हैं, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अब पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? क्या 5 बजे तक का ही इंतजार होगा? जी मैं बताना चाहूंगा, आप जैसा भी आपने बताया कि पुलिस जो है वो इनका परिवार समझ रही है, यही मानते हुए पुलिस ने पिछले 20 से 22 घंटों तक उन पर अभी तक कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, किसी प्रकार का बल प्रयोग नहीं किया। जरूर ये उनको खदेड़ने के लिए जो है बुलेट, रबर बुलेट और जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन इस प्रकार का उपद्रव ये कर रहे हैं, इससे कुछ हासिल नहीं होना है। और तो इसके अंदर जो अभ्यर्थी हैं जो नौकरी के लिए आगे आना चाहते हैं, उनके ऊपर मुकदमे होंगे तो बाद में उनका भविष्य भी बिल्कुल अंधकारमय होने की संभावना है। वो ठीक है जयेश, ठीक है, इनको इस चीज से परवाह नहीं है ना। समस्या ये है इन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं है। ये तो अब ये सोचकर बैठे हैं कि भीड़ का हिस्सा बनकर अपनी मांगे मनवा लें, दूसरे का हक डकार जाए। ये लोग ये सोचकर आगे बढ़ रहे हैं। सवाल मेरा ये है जयेश कि अब क्या सरकार 5 बजे तक का ही इंतजार करेगी? क्या फिलहाल जो स्थितियां दिखाई दे रही है वहां से, न्यूज़ 18 लगातार बता रहा है ये लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, उदयपुर की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं ये लोग, क्या उससे पहले मुलाकात नहीं हो सकती? उससे पहले कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता इनके खिलाफ? बिल्कुल 5 बजे की जो बैठक की जहां तक बात आ रही है वो सुबह में जिला कलेक्टर कानाराम ने बताया था, लेकिन इसके आगे कोई अधिकारी अब किसी से बात करने को तैयार नहीं है। वास्तव में बैठक होगी भी या नहीं, या किस स्तर की होगी, उसमें किस प्रकार का निर्णय लेके आएगा। लेकिन खास बात यह है कि मौके पर जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं उसको संभालने के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि उपद्रवियों के हौसले कार्रवाई नहीं होने के अभाव में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उनका दायरा बढ़ता जा रहा है। और अभी एक पेट्रोल पंप पे उन्होंने लूट की वारदात को भी अंजाम दिया है। पेट्रोल पंप के पास आग भी लगाई है, पेट्रोल पंप पे तोड़फोड़ करके करीब 1.5 लाख रुपए उपद्रवी लूट के ले गए हैं और लगातार आगजनी और पथराव की घटनाएं किए जा रहे हैं। देखिए आंदोलन होता है ना, अगर अपनी मांग मनवानी होती है, आंदोलन होता है तो शांतिपूर्वक तरीके से भी हो सकता है, अपनी बात रखनी हो। और ठीक है आप थोड़ा उग्र हो गए हैं, आप लूटपाट पे उतर आए हैं, ये किस तरह का आंदोलन है आपका? इसे आंदोलन नहीं कहते हैं जयेश, इसे गुंडागर्दी कहते हैं। और ये जितने भी भीड़ में चल रहे हैं ये गुंडे हैं और ये गुंडागर्दी पर उतारू हो चुके हैं। अब इन पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए इससे पहले कि कोई बड़ी अनहोनी हो जाए। आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से, क्या कह रहे हो? इंतजार किस चीज का है? जिम्मेदार ऑफिसर जो है वो लगातार कैमरे पे आने से बच रहे हैं और मीडिया से बात करने भी बच रहे हैं। किसी प्रकार की जानकारी मीडिया को नहीं दी जा रही है। मीडिया जो है वो पुलिस जितना पीछे आती है उतना मीडिया भी अपनी सुरक्षा के लिए पीछे आता है। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार की जानकारी दी नहीं जा रही है। सिर्फ पुलिस का जो बैकफुट का चेहरा है वही यहाँ पे दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कैमरे में जो वो पुल हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर
कल से जो पुलिस ने अपना डेरा डाल रखा था, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले उग्रवादियों ने उस पुल पर भी कब्जा कर लिया था, लेकिन आईजी विनीता ठाकुर के आने के बाद पुलिस ने वापस पुल पर चढ़ाई की और उपद्रवियों को पीछे खदेड़ा है और अभी वापस पुल पर पुलिस का कब्जा हो गया। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वापस उस ओर आ रही है जहाँ पर आगजनी हुई थी और कुछ आग बुझाने वगैरह के प्रयास किए जाएंगे। जयेश, मुझे एक चीज तो बताइए, जब ये लोग पिछले 10, 12, 15 दिनों से आंदोलन कर रहे थे, क्या उस वक्त देखिए कहीं ना कहीं इस पूरे उपद्रव के पीछे प्रशासन की भी कमजोरी है, शिथिलता है? क्या इंटेलिजेंस को इस तरह का कोई इनपुट नहीं मिला कि ये इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा दंगा ये हो सकता है, इतनी बड़ी हिंसा ये लोग कर सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं ये लोग? मैं बताना चाहूंगा, डूंगरपुर जिले में ये ट्रेंड रहा है। आज से 10 साल पहले भी इसी जगह पे, इसी कागरी डूंगरी पे इसी प्रकार का एक महापड़ाव और प्रदर्शन हुआ था। करीब 20 दिन तक वो प्रदर्शन चला था। उस टाइम भी यही कुछ शिक्षक भर्ती से या कुछ और नौकरी से जुड़े अभ्यर्थियों ने जो है वहाँ पे भर्तियों की मांग को लेकर के लंबे समय तक प्रदर्शन किया था। उस टाइम प्रशासन ने कुछ सख्ती के साथ में और कुछ समझाइश के साथ में बात बनाई थी। इस बार जो है प्रशासन पिछले 18 दिनों से चले आ रहे आंदोलन को लेकर के विशेष कोई ठोस प्रयास नहीं किए, सिर्फ समझाइश की। हालांकि उन्होंने कोविड की धाराओं में और कुछ गैर जमानती धाराओं में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए, लेकिन उसके मुकदमा दर्ज के कागजों में रह गया। उसके बाद किसी प्रकार की गिरफ्तारी या कार्रवाई नहीं होने से इनके हौसले बढ़ गए। इसी के चलते कल जो है ये परिणाम आया है। और रही बात इंटेलिजेंस की, बता दूं मैं आपको कि 24 तारीख को काकरी डोंगरी पर पूरे संभाग से टीएसपी एरिया के एसटी वर्ग के लोगों के जो इकट्ठे होने की सूचना है व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन प्रशासन ने इसको हल्के में लिया और जो 200 की संख्या में जहां पर अभ्यर्थी और उनके समर्थक जुटे रहते थे वहां पर 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। तब तक इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया और हालात जब बदतर और बेकाबू होते जा रहे हैं, अब फोर्स बुलाई जा रही है। लेकिन अब ये भीड़ जो है, अब ये जो लोग हैं वो भीड़ बन चुके हैं और भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, इसलिए अब ये हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। जिम्मेदार तो इसका प्रशासन भी हुआ है एक तरह से। अगर आप शुरुआत में ही इन पर लगाम कस देते, शुरुआत में ही इनकी नब्ज को पकड़ लेते, तो शायद ये तस्वीरें नहीं देख पाते हम लोग। जी बिल्कुल, शुरुआत में जब आंदोलन ये जो महापड़ाव डाला गया था और शुरुआत की गई थी, उसी टाइम पे कोई सख्त कदम उठा करके या समझाइश से या कोई जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर समझाइश की जाती तो आंदोलन जैसा ये जो है उसको कम किया जा सकता था, दबाया जा सकता था, जैसा कि 10 साल पहले भी हुआ था। तो कुल मिलाकर के जो प्रशासन और इंटेलिजेंस की जो फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं कहेंगे, उन्होंने आगाह कर दिया था, हमारी बात हुई इंटेलिजेंस के अधिकारियों से, लेकिन प्रशासन और पुलिस का फेलियर पूरी तरीके से माना जाएगा, क्योंकि सब कुछ पता होने के बावजूद उन्होंने गंभीर लापरवाही बरती और जो है इनको इकट्ठा होने दिया, रोड जाम नहीं किए और इतनी भारी मात्रा में अभ्यर्थी और उनके समर्थक इकट्ठे हो गए कि पुलिस की नाक में दम कर रखा है। चलिए जयेश, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। बिहार चुनाव का ऐलान, पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा। बड़ी खबर, 3 चरणों में चुनाव ये होगा और पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान। बड़ी खबर, दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान होगा और तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। 3 चरणों में मतदान होगा। बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, 3 चरणों में चुनाव होगा, मतदान होगा, 3 चरणों में तय किया गया है। 71 सीटों पर पहले चरण में होगा, फिर 94 सीटों पर दूसरे चरण में होगा और फिर तीसरे चरण में 78 सीटों पर मतदान होगा। बिहार चुनाव का ऐलान हो गया है, आचार संहिता भी अब लागू हो गई है इन तारीखों के साथ ही, और 3 चरणों में ये चुनाव संपन्न करवाया जाएगा। चलिए, तो डूंगरपुर में लगातार हंगामा हो रहा है और अब ये डूंगरपुर से ये कथित आंदोलनकारी जो अपनी जाति के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जाति के लिए प्रदेश को बर्बाद करने पर उतारू हो चुके हैं, ये तथाकथित आंदोलनकारी गुंडे आगे बढ़ते जा रहे हैं। डूंगरपुर से निकलकर उदयपुर की सीमा में ये पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी
जयेश हमारे साथ वहां पर मौजूद है, वहां से तमाम तस्वीरें, तमाम एक एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जयेश सुबह से। जयेश देखिए, आवाज सुन पा रहे हैं ना जयेश आप मेरी? चलिए जयेश से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खैरवाड़ा की ओर अभी लोग बढ़ रहे हैं। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जयेश तस्वीरें कुछ और दिखा दीजिए अगर मुमकिन हो तो। और पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, अपनी सुरक्षा का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये भीड़ है, ये इस वक्त किसी को कुछ नहीं समझ रही है। आपके शब्द हमारे लिए मायने रखते हैं, तस्वीर खास मायने नहीं रखती है। मुमकिन हो तो दिखाइए तस्वीरें। अब हम आपको दिखा रहे हैं। अब हम उस पुल पर आ गए हैं जहां पर पुलिस का कल से कब्जा था, और इस पुल के उस पार जो है उपद्रवियों का कब्जा है। थोड़ी देर पहले उपद्रवियों ने इस पुल पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अब पुलिस ने वापस उनको पीछे खदेड़ दिया है और पुल पर वापस पुलिस आ गई है। और जो पत्थरबाजी उन्होंने की थी वो हम आपको दिखा सकते हैं कि किस प्रकार ये पुलिस जाब्ता पुल पर लगा हुआ है। और उपद्रवियों को और पीछे खदेड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। क्या जयेश, क्या पुलिस बल और बढ़ाया गया है अभी वहां पर? क्योंकि आप बता रहे थे कि उदयपुर पुलिस तो वापस लौट चुकी है अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वहां से। मीडिया पर खबरें चलने के बाद में उदयपुर पुलिस की किरकिरी हुई, और उसके बाद उदयपुर रेंज आईजी ने भी मामले में हस्तक्षेप किया, और इसके बाद में जो उदयपुर पुलिस का जाब्ता है वो लौट आया है। इसके अलावा किस प्रकार की और फोर्स बुलाई जा रही है ये तब तक नहीं पता चल पाएगा जब तक जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, लोग हैं, वो मीडिया से बात नहीं करते, जानकारी नहीं देते। कितनी गाड़ियों को अब तक ये लोग फूंक चुके हैं? पेट्रोल पंप पर भी इन्होंने उपद्रव किया, लूटपाट की। पेट्रोल पंप पर भी आप बता रहे थे आग लगाने की कोशिश की थी इन्होंने। उपद्रवी जो है कल से लेकर अब तक करीब एसपी की गाड़ी सहित करीब 10 पुलिस की गाड़ियां जला चुके हैं। इसके अलावा 10 से 12 जो है निजी वाहन जला चुके हैं, 5 ट्रकें और 2 दर्जन से ज़्यादा 2 व्हीलर इन्होंने जला दिए हैं। इसके अलावा एडिशनल एसपी गणपति साथ में एक चीज और ऐड कीजिए जयेश, मुझे साथ में एक चीज और बताते चलिए, क्या इनमें से कोई गाड़ी, कोई 2 व्हीलर, कोई बाइक इन उपद्रवियों की थी खुद की जो घर से लेकर आए थे? उपद्रवी जिस इलाके में है वहां पर न पुलिस पहुंच पा रही है, न मीडिया पहुंच पा रहा है। जो भी गाड़ियां जली हैं लगभग या तो राहगीरों की थी, या दुकानदारों की थी, होटल संचालकों की थी, या पुलिस की थी। उपद्रवियों की ओर से गुस्सा भी देखकर आता है यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि वो लोग जो है पहाड़ियों में है, अपने सामान पर, अपनी संपत्ति पर कभी कोई गुस्सा नहीं उतारता है। आक्रोश, गुस्सा भी दूसरे की संपत्ति पर ही उतरता है। बहुत समझदार होता है आक्रोश, अपना नुकसान कभी नहीं करता है। जिस प्रकार की प्लानिंग से इन लोगों ने उपद्रव को अंजाम दिया है, वो पहले ही अपनी गाड़ियां कहीं दूर छोड़कर आए होंगे और उन्होंने खेतों को और पहाड़ियों को अपना अड्डा बनाया है। इस हिसाब से वो पूरी तैयारी के साथ थे, लेकिन प्रशासन जो है वो पूरी तरीके से फेल रहा, क्योंकि इतनी सारी तैयारी के बावजूद ये सारी चीजें जो है वो हुई है और प्रशासन इस मामले में कुछ नहीं कर पाया है। इन लोगों का समाज के विकास में योगदान क्या है जयेश, जरा बताएंगे आप? कितना आज तक इन्होंने लोगों की सेवा के लिए कोरोना काल में समाज के विकास में क्या किया है, क्या योगदान है, या सिर्फ मांगने के लिए निकल पड़ते हैं लोग? कोरोना काल में समाज की सेवा की तो उन्होंने क्या किया ये हम कह नहीं सकते, लेकिन कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां पिछले 20 दिन से काकरी डूंगरी पर इन अभ्यर्थियों के द्वारा और उनके समर्थकों के द्वारा उड़ाई जा रही है। 200 के करीब लोग तो वहां पर परमानेंट रहते हैं और दिन में कहीं बाहर से लोग आते हैं। करीब रोजाना 500 से 1000 लोग इकट्ठे होते हैं, जो शाम को कम हो जाते हैं। और कोविड गाइडलाइन की जो सरेआम धज्जियां उड़ी। अच्छा, एक चीज सबसे बड़ी यह है कि जो काकरी डूंगरी पर जो प्रदर्शन चल रहा था, पड़ाव चल रहा था, उसकी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं थी। इसके बावजूद 20 दिन तक वहां पर इन्होंने पड़ाव डाला और प्रदर्शन किया, लेकिन पुलिस और प्रशासन जो है मूक दर्शक बना रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। प्रशासन की स्वीकृति नहीं थी तो प्रदर्शन हो कैसे रहा था जयेश वहां पर?
प्रशासन जो है वो बस 50 के करीब पुलिसकर्मी जो है वो पहाड़ी के नीचे पुलिस ने लगा दिए थे। और इसके अलावा हम बात करें तो जैसे ही पुलिस कोई एक्शन लेने का मूड बनाती या ऊपर चढ़ती तो ऊपर से इतना पथराव होता कि वो लोग कभी ऊपर ही नहीं जा पाए, जिसके चलते पुलिस ने फिर बाद में कुछ नामजद और कुछ लोगों 100 से 150 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रखे हैं, लेकिन वो मुकदमे भी कागजों में ही हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते उसी का परिणाम है कि आज ये इस लेवल तक का जो है हंगामा हुआ है। अच्छा, जिस जगह पर आप अभी मौजूद हैं, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं दर्शकों को, यहाँ से कितनी दूरी है उस जगह की जहाँ पर इन लोगों ने आगजनी की, गाड़ियों को फूंक दिया, पेट्रोल पंप पर आग लगाने की कोशिश की? कितनी दूरी है यहाँ से? हम लगातार चलते चलते आपको उस जगह तक ले जा रहे हैं। अभी हम आधे पुल तक आ गए हैं और पुल क्रॉस कर रहे हैं। जैसे ही हम पुल उतरेंगे, पुल उतरने के बाद में हमको धुएं के गुबार और जो बर्बादी के जो निशान है वो बिल्कुल देखने को मिलेंगे। थोड़ी देर में हम उधर पहुंच जाएंगे। जयेश, मैं फिर से कहूँगा, आप अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिएगा। और ये उपद्रवी, अब आप बता रहे थे उदयपुर की सीमा में पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिलहाल इनकी लोकेशन क्या है? फिलहाल पुल पुलिस ने पूरी तरीके से खाली करा दिया है। पुल जो है वो डूंगरपुर की सीमा में ही है और इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो है उपद्रवी डूंगरपुर जिले की सीमा में खदेड़ दिए गए हैं। उदयपुर जिले के और जो बढ़ रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और पीछे खदेड़ दिया गया है। मैं कैमरामैन जमाल से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार वो धुएं के गुबार उठ रहे हैं, हम वहाँ तक पहुँच गए हैं, वो गुबार हमारे दर्शकों को दिखाए कि इन लोगों ने किस हद तक जो आगजनी की है और लूटपाट की है, तोड़फोड़ की है। ये तस्वीरें देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन उपद्रवियों ने बवाल काटा है। धुएं का गुबार और बर्बादी के निशान के अलावा अब यहां पर कुछ नहीं बचा है। गाड़ियों को फूंक दिया और मेरे सहयोगी जयेश जैसा बता रहे थे अभी 10 से 15 गाड़ियां पुलिसकर्मियों की, 10 से 15 मोटरसाइकिलें जो वहां पर आम राहगीरों की थी, उन्हें भी इन लोगों ने नहीं बख्शा है। और इन्होंने अपना पूरा ध्यान रखा है। अपनी गाड़ियों को पहले ही ये दूर महफूज जगह पर छोड़कर आए थे क्योंकि इन्हें निशाना बनाना था सरकार को, आम लोगों को। जयेश, मैं बताना चाहूँगा, मेरे हाथ में एक ये रबर बुलेट का खोल है। ये पूरा जो हाईवे है इस प्रकार के रबर बुलेट के खोल, खाली खोल और जो टियर गैस के खाली खोल है उससे भरा पड़ा है। अभी मैंने इसको सड़क से उठाया, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कल से लेकर के अब तक यहाँ पर किस प्रकार का जो पुलिस और उपद्रवियों के बीच में संघर्ष हुआ है, लेकिन फिर भी अभी तक शांति किसी सूरत में दिखाई नहीं दे रही है। अस्पताल में कितने पुलिसकर्मी भर्ती हैं? करीब 1 दर्जन पुलिसकर्मी प्राथमिक उपचार के बाद में छोड़ दिए गए हैं और कुछ 5 से 7 पुलिसकर्मी अभी भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें डूंगरपुर एसपी, एडिशनल एसपी गणपति महावर भी शामिल है। सुमित, जयेश, आप बता रहे थे उदयपुर पुलिस की किरकिरी हुई, वो वापस आई, लेकिन क्या आप वहां पर मौजूद हैं इस वक्त? आपको स्थिति देखकर नहीं लगता कि पुलिस ज़ाब्ते की और ज़्यादा ज़रूरत है? और अगर है तो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है वहां पर पुलिस ज़ाब्ता और ज़्यादा? मैं बताना चाहूँगा, पुलिस 20 घंटे से यहाँ पर प्रयास कर रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये पूरा मामला पुलिस के बस का है। सरकार को, प्रशासन को चाहिए कि अब आरएसी बटालियन, सीआरपीएफ या आर्मी यहाँ बुलाई जाए और उसके बाद ही यहाँ पर कुछ हालात काबू में आने की संभावना है। देखिए, अब आप इन तस्वीरों को देखकर और जयेश के शब्दों को सुनकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जयेश बता रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं और वो बता रहे हैं कि ये हालात अब पुलिस के काबू करने वाली स्थिति नहीं रही। आरएसी या आर्मी को भेजना पड़ेगा। अब प्रशासन को, शासन को, सरकार को ध्यान देना होगा। कल से ये लोग यहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं और ये धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख रहे हैं। सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। ये धुएं का गुबार बताने के लिए काफ़ी है किस तरह की बर्बादी इन्होंने उस इलाके में की है। लेकिन अब तक सरकार क्यों नहीं भेज रही है वहां पर पुलिस ज़ाब्ता, और क्यों नहीं और वहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी करवाई जाती है? क्या इन पुलिसकर्मियों की जान की कीमत नहीं है? अगर कोई अनहोनी हो जाती है, 10 से 15 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्हें हालांकि डिस्चार्ज कर दिया गया है,
बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को गहरी चोटें आई हैं, लेकिन फिर भी जयेश क्यों नहीं आ रहा है वहां पर और सुरक्षा बल? बात करने की कोशिश की आपने जिला कलेक्टर से, जिम्मेदार अधिकारियों से कि भाई कब आओगे? जी, जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक एसपी से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कल से वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ना तो कैमरे पर किसी प्रकार की जानकारी दे रहे हैं और ना ही बिना कैमरे के कुछ बताने को तैयार है कि किस प्रकार से इस आंदोलन को वो खत्म करेंगे, इस उपद्रव को खत्म करेंगे। इस वक्त हम चलते चलते जो है वो पुल को क्रॉस करके नीचे की ओर उतर रहे हैं। आपके सामने कैमरे की स्क्रीन पर जो दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, ये आखिरी पॉइंट है जहाँ तक हम जा सकते हैं। इससे आगे हम भी नहीं जा सकते। पूरा पुलिस जाब्ता जो है इससे आगे बढ़ नहीं पा रहा है और आगे इसके आगे का जो एरिया है, जो हाईवे है, वो उपद्रवियों के कब्जे में है, जहां पर वो जमकर उत्पात मचा रहे हैं। अच्छा जैसे एक चीज बताइए, कल से लोग ये यहाँ पर हैं, मौजूद हैं, इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे हो रहा है? क्या ये लोग पहले से बैठे थे यहाँ पर? क्योंकि अभी तो पता नहीं ये लोग आज रात तक यहीं रहे, कब तक सरकार से बात हो, सीएम से बात हो और उसके बाद कब इनकी समस्या का समाधान निकले। तो ये लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं यहाँ पर? पहले अपनी सारे जरूरत का सामान लेकर बैठे थे यहाँ? जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन लोगों का प्लानिंग 24 तारीख को उपद्रव करने का पहले से लग रहा था। इस हिसाब से इन्होंने पहाड़ी पर खाने पीने की चीज़ें और अन्य सामान शायद पहले से ही जुटा रखा था। इसके अलावा जो आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे आसपास सारे खेतों में, पहाड़ियों पे आदिवासियों के मकान हैं, तो समाज के नाम पे उनको वहाँ से भी मदद मिल जाती है। इस प्रकार से वो यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। मैं कैमरामैन जमाल को अब कहना चाहूँगा कि वो आखिरी पॉइंट आ गए हैं, हम पहुँच गए चलते चलते। वो दिखाए कि किस प्रकार पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है और जैसे कि एक लक्ष्मण रेखा लांघ दी हो कि इससे आगे कोई नहीं जा सकता और एक भी पुलिस वाला या कोई भी व्यक्ति उस पार नहीं जा सकता। इसके अलावा ये जो उपद्रव का जो पॉइंट है वो एक छोर है। इस हाईवे के 5 से 7 किलोमीटर के बाद ऐसा एक दूसरा छोर है, वो बिछीवाड़ा क्षेत्र में है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और उसके बीच का जो भाग है वो उपद्रवियों के कब्जे में है। दोनों तरफ हाईवे के, इधर मोतली मोड़ की तरफ और बिछीवाड़ा की तरफ जो है वो पुलिस एक लक्ष्मण रेखा जो लांघ रखी है, बांध रखी है, उसके आगे क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ये पुलिस का और सरकार का जो पूरा फेल्योर काउंट हो रहा है। फेल्योर तो ठीक है जयेश, साफ हो गया, लेकिन अब आगे क्या कदम उठाए जा रहे हैं? क्या ये जानकारी मिल पाई आपको कि शाम 5 बजे जो सीएम से वार्ता होनी है वो अब 5 बजे होगी, तय मान लिया जाए इसे? क्योंकि अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे अभी इसमें भी साफ नहीं हो पाया अभी कि 5 बजे मीटिंग होगी। जिस प्रकार से घटनाक्रम जो है पल पल बदल रहा है और ये बात सुबह की थी, अब आगे इसमें क्या होगा, क्या बैठक होगी या नहीं होगी, या आगे जाकर के फिर कोई बदल जाता है, इसको लेकर के हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि इस समस्या का जल्द समाधान निकले। सरकार जो है इनसे वार्ता करके या सख्ती करके जैसे भी है इस जो आंदोलन है, जो उपद्रव है, उसको बंद कराए, ताकि जिनके ऊपर नियुक्ति की प्रक्रिया होकर के, जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रीट है उसमें जनरल के लिए 60%, एससी के लिए 60% और एसटी के लिए 36% था। जो जनरल का कोटा था उसमें एससी एसटी के 60% से ऊपर वाले 500 से ज्यादा अभ्यर्थी आए, जिनका सिलेक्शन हुआ, जिनको नौकरी मिली। जो जनरल की पोस्टें थी उसमें 1126 पोस्टों के लगभग पोस्टें बच गई और जो एसटी का कोटा था, एससी का कोटा था, वो पूरा भर्ती हो गया। इन बच्चों की मांग ये थी, जनरल के जो लोग थे उनकी ये मांग थी कि हमें 60% से रिलैक्सेशन दिया जाए। एसटी के जो बच्चे थे उनका ये कहना था कि जब हमारी सीटें फुल हो गई तो जनरल कोटे की जो सीटें बची हुई हैं उसमें हमें 36% तक अलाउ किया जाए। इस मांग को लेकर के जब चर्चा चल रही थी तो जो एसटी के बच्चे थे, जो जनरल की सीटें बची हुई थी उसमें जो नियुक्ति 36% तक के लिए पाना चाहते थे, वो माननीय उच्च न्यायालय में उन्होंने रिट की। माननीय उच्च न्यायालय ने उनके हक में फैसला किया
और जो जनरल के बच्चे थे जो अपने ही कोटे में 60% से 5% का रिलैक्सेशन चाहते थे, उन्होंने डीबी में जाकर के उस फैसले के खिलाफ अपील की। माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने ये फैसला दिया कि न आप जनरल को रिलैक्सेशन दे सकते हो और न एसटी को 36% तक जनरल में आप ला सकते हो। उस फैसले की किसी भी पक्ष ने एसएलपी में रिट दायर नहीं की सुप्रीम कोर्ट। इन बच्चों की जब जब भी मांग आई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदनशीलता के साथ में एक कमेटी बनाई। मेरे से भी 3-4 दफा जो बीटीपी के विधायक हैं और हमारे पार्टी के जो मंत्री और विधायक हैं वो मिले। हमने बच्चों को बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया कि कानून की ये स्थिति है और आप स्वयं राजस्थान उच्च न्यायालय में गए हो और डीबी का जब जो फैसला है उसके खिलाफ आपको एसएलपी में जाने का अधिकार था, जो आप नहीं गए। फिर भी राजस्थान की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी बनाई, लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ नासमझ लोगों ने या कुछ ऐसे लोगों ने जो यहां पर अशांति का वातावरण फैलाना चाहते हैं, जिनकी फितरत में हमेशा जब कांग्रेस का शासन रहता है तो अशांति फैलाने की रहता है, उनके बहकाव में आकर के कुछ उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, जो बहुत ही निंदनीय है। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के साथ साथ राजस्थान के शिक्षा आग्रह है उन आंदोलनरत छात्रों से, वहां के जनप्रतिनिधियों से कि वो आए मुख्यमंत्री जी के साथ, हम लोग बैठक कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। तरीके से कोई भी कानून के 1% भी बिंदु के आधार पर अगर किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी मिलती है तो राजस्थान की सरकार वो फैसला करने को तैयार है। और आपने देखा होगा कि जिन सेम केसेस के ऊपर एसएलपी में सरकार गई थी, लेकिन जब 3rd ग्रेड की दूसरी भर्ती का रिसप्लीमेंटिंग की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने आगे बढ़कर के ये फैसला किया। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।